हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन इस चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में हमने लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था, और इसके साथ साथ हमने सोशलिज्म का मीनिंग क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हम देखते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुई। मेनली रशियन रेवोल्यूशन जो हमारे चैप्टर में है वो 1917 में फरवरी और अक्टूबर के मंथ में जो भी उसके बारे में है, लेकिन एक रेवोल्यूशन से रिलेटेड एक घटना 1905 में भी हुई थी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रशिया है वो 1914 के आसपास वहाँ की क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की, ज़रा ये हम डिस्कस कर लेते हैं। 1914 में रशिया इट वाज रूल्ड बाय जार निकोलस सेकंड। ये उनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। जार निकोलस सेकंड उस समय वहाँ के एम्परर थे, और रशिया जो था एक बहुत ही वास्ट कंट्री, आज भी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री। उस समय और भी वास्ट, इसमें जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ थे, जैसे कि जो इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, जैसे कि एस्तोनिया, फिनलैंड, लातविया और पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये भी उसके पार्ट थे। ये उस समय का मैप यहाँ पर नीचे लगा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट डे से थोड़ा डिफरेंट है। कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर और कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर, ये रशिया में शामिल थे। और जो मेजॉरिटी थी वो यहाँ की, वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करने वाली थी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिलीजियसली यहाँ पर जो है मेन जो डोमिनेंट ग्रुप है वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे फेथ के लोग भी यहाँ पर हैं। ओके, अब हम यहाँ उस समय की जो इकोनॉमी और सोसाइटी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। रशिया वाज मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री एट दैट टाइम। जो रूस था वो उस समय मेन एग्रीकल्चरल कंट्री था, और जो 85% पॉपुलेशन है वहाँ की, इट वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क्स। तो इस तरह से रशिया की जो पॉपुलेशन थी वो मेनली 19th सेंचुरी के एंड तक भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क्स में इंगेज थी, और ये एक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, यानी कि यहाँ से अनाज का काफ़ी सारा एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज़ को, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ को होता था। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इसमें काफ़ी देर से शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें आफ्टर 1890s शुरू हुआ, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन रशिया में आते आते उसको काफ़ी टाइम लगा। ये इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 1750s के बाद में ब्रिटेन से शुरू हुई और बाद में यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में फैली, लेकिन रशिया तक आते आते इसको काफ़ी टाइम लगा। 1890s के बाद यहाँ पर एक्चुअली फैक्ट्री सिस्टम और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। और शुरू में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो मेनली कहाँ पर थी, ये सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दो सिटीज़ जो हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। और many factories were set up in 1890s when Russia's railway network was extended। जब रशिया में रेलवे का नेटवर्क एक्सटेंड हुआ तो उसके बाद यहाँ पर फैक्ट्रीज डेवलप हुई, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो रेलवे के एक्सटेंशन के बाद यहाँ पर बढ़ गया। मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्राइवेट हैंड्स में थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल उन पर नहीं था। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इंडिविजुअल ग्रुप्स जो थे वो इनको रन करते थे। अब वर्किंग कंडीशन हम यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क करना पड़ता था लेबर को। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्कशॉप्स थी, स्मॉल वर्कशॉप, उसमें 15 आवर्स तक काम करना पड़ता था लेबर को, और फैक्ट्रीज़ के अंदर ये 10 to 12 आवर्स थे, 10 से लेकर के 12 घंटे, जबकि जो स्मॉल वर्कशॉप थी उसमें 15 घंटे तक वर्कर्स को काम करना पड़ता था। और एकोमोडेशन जो थी वो भी वेरीड करती थी। कुछ जो लेबर थे उनको तो रूम्स मिले हुए थे, लेकिन ज़्यादातर जो लेबर फोर्स थे उनको डॉर्मेटरीज़ में रहना पड़ता था। ये एक पिक्चर आपकी बुक में भी दिया है,
डॉर्मेटरीज मतलब इस तरह का एक लंबा सा हॉल होता था और उसी में ये वर्कर्स रहते थे, एक साथ वहाँ पर सोते थे और उनके खाने पीने की जो अरेंजमेंट थी वो भी वहाँ पर होती थी। तो ये डॉर्मेटरीज़ में इनको रहना होता था। इसके अलावा जो वर्कर्स थे वो डिफरेंट सोशल ग्रुप को बिलोंग करने वाले थे। उसमें से कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो गांव के रहने वाले थे, गांव को बिलोंग करते थे, कुछ ऐसे थे जो परमानेंटली सिटीज़ में आकर के सेटल हो गए थे। लेकिन इस डिवीज़न के बावजूद भी जो वर्कर्स थे वो कहीं ना कहीं उनमें यूनिटी थी, क्योंकि कई बार जब स्ट्राइक होती थी तो वो सब मिल करके स्ट्राइक करते थे। तो ये इकोनॉमिक और सोसाइटी की कंडीशन हो गई उस समय की रशिया की। चलिए अब हम बात करते हैं फार्मर्स के बारे में, वहाँ के पीजेंट्स के बारे में, वहाँ के विलेजेस के बारे में। इन द कंट्री साइड, गाँव के अंदर, पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। ज़्यादातर जो लैंड थी उस पर कल्टिवेशन काम पीजेंट्स करते थे, लेकिन जो ज़मीन थी उस पर केवल पीजेंट्स ही नहीं बल्कि नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च, इनका भी राइट था। इनके पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी। जो लैंड थी उसके ऊपर पीजेंट्स के अलावा नोबिलिटी, क्राउन यानी कि किंग और ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो चर्च था उसके पास भी प्रॉपर्टी होती थी। इससे पहले जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें भी हमने देखा था कि जो ज़मीन थी फ्रांस के अंदर उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़मीन चर्च के पास भी होती थी। तो इन द सेम मैनर यहाँ पर भी इस तरह से चर्च के पास प्रॉपर्टी थी रशिया में, और नोबिलिटी के पास भी काफ़ी सारी लैंड थी। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस बट दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। यहाँ के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो रिलीजियस तो थे लेकिन उनके मन में, माइंड में किसी भी तरह से नोबिलिटी के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं था। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। वो ये चाहते थे कि जो लैंड नोबल्स के पास है वो उनको मिल जाए, क्योंकि नोबल्स के पास लैंड रहने का कोई मतलब नहीं है, वो कल्टीवेशन नहीं करते हैं। तो लैंड शुड बी गिवन टू दोज हु आर एक्चुअली कल्टिवेटिंग इट। तो इन्होंने कई बार डिमांड की, कई बार उन्होंने जो रेंट था देने से वो मना कर दिया, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके मर्डर्स भी कर दिए। तो इस तरह से वायलेंट नेचर था इन पीजेंट्स का जो रशिया में थे। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज़ इन अनदर वे। जो रशियन पीजेंट्स हैं उनको हम एक और तरीके से डिफरेंटली देख सकते हैं। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। जो रशियन पीजेंट्स थे वो पीरियडिकली यानी कि हर थोड़े टाइम बाद मिल करके अपनी जो लैंड थी उसको पूल कर लिया करते थे, यानी कि मिला देते थे। और इसके लिए वो वर्ड यूज़ करते हैं कम्यून, और कम्यून इंग्लिश वर्ड हो गया, और अगर रशियन वर्ड देखें तो मीर। और उसके बाद वो मिल करके दोबारा उस लैंड को अपनी फैमिलीज़ के नीड के हिसाब से डिवाइड कर लेते थे। तो ये सिस्टम केवल रशिया के अंदर था, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह से पुलिंग ऑफ द लैंड का सिस्टम नहीं था। ये एक यूनिक सिस्टम था और ये इनको बाकी यूरोपियन पीजेंट्स से अलग करता है। चलिए अब अगली बात करते हैं सोशलिज्म इन रशिया। रशिया के अंदर सोशलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी सोशलिज्म को लेकर के, और कौन सी पार्टी बाद में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गई, ये हम थोड़ा समझते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सब इलीगल थी। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ 1890 से बनना शुरू हो गई थी वहाँ पर, लेकिन वो उसको जो जार था उसने किसी तरह से कोई रिकग्निशन नहीं दिया था, उनको इलीगली माना जाता था। वो मोस्टली अंडरग्राउंड होकर के अपना काम करते थे, चोरी छुपे अपना काम करते थे। ऐसा ऑब्वियसली बाहर आकर के उनको काम करने की या राजा का जो विरोध है वो करने की जो इंडिपेंडेंस है वो नहीं थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी ये सबसे पहले बनी थी 1898 में, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। हाउएवर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट अभी हमने बात की कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, उनको एज अ इलीगल ऑर्गेनाइजेशन काम करना होता था। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists। तो ज़्यादातर जो सोशलिस्ट थे और ख़ास करके इस सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के जो लोग थे वो ये मानते थे कि रशिया में अगर सोशलिज्म आया तो वो यहाँ के पीजेंट्स लेकर के आएंगे, यहाँ के फार्मर्स लेके आएंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी लैंड को पूल करते हैं पीरियडिकली और उसको डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से वो नेचुरली जो है वो सोशलिज्म
को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो अल्टीमेटली जब भी रशिया के अंदर सोशलिज्म आएगा तो वो पीजेंट्स के थ्रू आएगा। लेकिन हम अभी आगे देखेंगे कि कुछ पार्टी ऐसी थी जो इसके डिफरेंट व्यूज़ रखती थी इसके बारे में। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1900। अब इसके बाद 2 साल बाद 1898 में ये पार्टी बनी थी। 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी और इसके जो थॉट्स थे वो डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी से डिफरेंट थे। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स के बारे में इनकी राय दूसरी थी। Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor and some other rich. Some worked as laborers while others were capitalists who employed workers. Given the differentiation within them, they could not all be part of socialist movement. लेनिन जो कि इस सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का मेंबर था, उसका मानना था कि पीजेंट्स जो हैं वो कभी भी सोशलिज्म नहीं ला पाएंगे, क्योंकि पीजेंट्स में कई तरह की डिफरेंट क्लास है, कुछ रिच पीजेंट्स है, कुछ पुअर पीजेंट्स हैं, तो वो यूनाइट नहीं हो सकते कभी, उनके बीच में एक गैप रहेगा। लेकिन जो वर्कर्स हैं वो सब एक जैसे हैं, वर्कर्स की प्रॉब्लम सब सेम है, वो सारे के सारे पुअर्स हैं, तो वो एक साथ यूनाइट हो सकते हैं। तो ये जो थॉट था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का, ये उनको अलग करता था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी से। बाद में यही पार्टी बोल्शेविक पार्टी बन गई, जो लेनिन वाली पार्टी थी। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्लादिमीर लेनिन, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quantity of its members. जो व्लादिमीर लेनिन थे वो ये मानते थे कि जो जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, और दूसरा जो है उसमें बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। जैसा पार्टी कहती है, जैसा लीडर कहते हैं, वैसा उनको फॉलो करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पार्टी में नहीं रखेंगे। जबकि जो इसी पार्टी के अंदर जो मेंशेविक ग्रुप था वो ये मानता था कि नहीं, पार्टी को सबके लिए ओपन रखना चाहिए। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक एंड मेंशेविक ग्रुप। तो आपको याद रखना है कि बोल्शेविक ये मानते थे कि जो पार्टी है वो उसके अंदर एकदम डिसिप्लिन होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं उनका कंट्रोल होना चाहिए, और जो क्वालिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो भी डिसाइड होनी चाहिए, और पार्टी को सबके लिए ओपन नहीं होना चाहिए। लेकिन मेंशेविक ये मानते थे कि पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि 1905 की रेवोल्यूशन क्यों हुई। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। ये तो हमें पता ही है कि रशिया जो है ऑटोक्रेसी था, यानी कि वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था। जार निकोलस जो था उसके ऊपर किसी तरह कंट्रोल नहीं था, कोई पार्लियामेंट वहाँ पर नहीं थी। जार निकोलस जैसा चाहता था वैसा रूल कर सकता था। तो अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, द जार वाज नॉट टू सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। वहाँ कोई पार्लियामेंट नहीं थी 20th सेंचुरी की शुरुआत में भी। सोशल डेमोक्रेट, सोशल रेवोल्यूशनरीज, नेशनलिस्ट एंड जेडिस्ट ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। 1905 की जब रेवोल्यूशन हुई तो ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, सोशल डेमोक्रेट्स हों या चाहे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हों या नेशनलिस्ट हों या जेडिस्ट हों। जेडिस्ट जो थे वो वहाँ पर रशिया के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, उनको जेडिस्ट बोलते हैं। तो इन सब ने डिमांड की कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए 1905 में पहली बार। अब 1905 की रेवोल्यूशन क्यों हुई, इसके जो रीजंस थे वो हम देखते हैं कि 1904 वाज अ पर्टिकुलर बैड वन फॉर द रशियन वर्कर्स। रशियन वर्कर्स के लिए 1904 का जो ईयर था वो बहुत ही बुरा था, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। जो प्राइसेस थे एसेंशियल गुड्स के, यानी कि खाने पीने की चीज़ों के, कपड़ों के, इनके जो दाम थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उनको जो वेजेस मिल रही थी उससे वो उन चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे थे। 1904 से पहले जो चीज़ें वो खरीद पा रहे थे उन्हीं वेजेस में अब वो खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1905, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. अब इसी बीच 1904 में क्या हुआ कि जो पुतिलोव आयरन वर्क्स एक वहाँ पर इंडस्ट्री थी, उसके अंदर से कुछ लोगों को काम से निकाल दिया। तो जब काम से निकाल दिया तो जो वर्कर की एसोसिएशन थी उन्होंने डिमांड की कि उनको
दोबारा काम पर रखा जाए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 hours एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। थोड़े ही टाइम में ये जो स्ट्राइक थी ये काफ़ी ज़्यादा फैल गई और उसको मोर देन 110,000 वर्कर्स ने ज्वाइन कर लिया। और जस्ट जैसे हमने पहले बात की कि वहाँ पर मेनली जो इंडस्ट्रीज़ थी वो या तो सेंट पीटर्सबर्ग में थी या मॉस्को में थी, तो मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो थी वो क्लोज हो गई बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक। और उनकी डिमांड्स क्या थी? डिमांड थी उनकी, एक तो वेजेस बढ़ाई जाए, मजदूरी बढ़ाई जाए, उनका पेमेंट बढ़ाया जाए। दूसरा था जो वर्किंग कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाए, और जो वर्किंग आवर्स है उनको 8 घंटे कर दिया जाए, पहले 10 या 12 घंटे थे, इनको कम किया जाए। अब ये डिमांड्स उनकी पूरी नहीं हुई तो एक लीडर इनके बने फादर गेपन। फादर गेपन जो थे उन्होंने इन वर्कर्स को लीड किया और विंटर पैलेस जो राजा का महल था वहाँ पर ये लोग जा कर के उन्होंने उस महल के सामने अपनी डिमांड्स करना शुरू कर दी। स्लोगन्स वगैरह इन्होंने लगाने शुरू कर दिए, नारे वगैरह। तो ऐसे में फिर जो ज़ार थे उन्होंने अपनी पुलिस को वहाँ भेजा और कॉसेक्स जो स्पेशल गार्ड होते थे राजा के उन को भेजा और उन्होंने यहाँ पर इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में मोर देन 100 वर्कर्स जो थे वो मारे गए और लगभग 300 के करीब जो थे वो घायल हो गए। तो इस इंसिडेंट को रशियन हिस्ट्री में ब्लडी संडे बोलते हैं, क्योंकि उस दिन संडे का दिन था और उस दिन इतने लोग मारे गए वहाँ पर, इसलिए इसको रशियन हिस्ट्री में ब्लडी संडे कहते हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि ब्लडी संडे से आप क्या समझते हैं, तो ब्लडी संडे का मतलब ये हुआ 1905 में जो फादर गेपन ने लीड किया था वर्कर्स को और उनके ऊपर जो फायरिंग हुई उसकी वजह से जो लोग मारे गए, तो दैट इंसिडेंट इज़ नोन एज ब्लडी संडे, और इसी को हम 1905 का रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब जैसे ये घटना हुई, जो इतने सारे लोग मारे गए वर्कर्स, तो इससे पूरे रशिया के अंदर ये जो प्रोटेस्ट था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अभी तक तो केवल वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, बंद कर दिया गया उनको। और जो लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, इवन उन्होंने भी वर्कर्स का साथ दिया और एक यूनियन ऑफ यूनियंस बनाई गई और उसने डिमांड की कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और पार्लियामेंट नहीं बनाते हैं तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अल्टीमेटली ज़ार ने उनकी इस डिमांड को एक्सीड कर लिया, मान लिया और फिर उन्होंने पार्लियामेंट को बनाने की मंजूरी दे दी। अब पार्लियामेंट के लिए वहाँ पर रशियन लैंग्वेज में वर्ड है ड्यूमा, DUMA, तो उन्होंने ड्यूमा को की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं फादर गेपन का ये पिक्चर है और ये लीड कर रहे हैं वर्कर्स को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉसेक्स या और जो वहाँ की पुलिस है वो अटैक कर रही है वहाँ के लोगों के ऊपर। चलिए ये हमारा यहाँ पर आज का कंप्लीट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आप लिखेंगे। हु वाज जार निकोलस सेकंड, नेम द 2 इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ रशिया, what were commune, what was the difference between Bolshevik and Mensheviks, what was Bloody Sunday, what was the impact of the 1905 revolution। चलिए आज हम इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।